देहरादून डिफेंस एकेडमी। गुड डे एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आगे जाने से पहले हमको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखते कैसे हैं। देखिए, किसी भी प्रोनाउन के बाद में अगर सेल्फ लगा हुआ है तो बेसिकली कैसा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ ना योर सेल्फ भी लिखा है और योर सेल्फ्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हमारा यू प्रोनाउन है वो किसी सिंगुलर चीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और यू जो हमारा प्रोनाउन है वो प्लूरल लोगों के लिए यानी एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जब यू यानी जब ये प्रोनाउन हम लोग एक ही इंसान के लिए लगा रहे होंगे तो हम उसके लिए बोलेंगे योर सेल्फ, और अगर एक से ज़्यादा लोगों के लिए हम लोग ये प्रोनाउन लगा रहे होंगे तो हम बोलेंगे योर सेल्फ्स। बस इतनी सी बात है। आप याद रखेंगे कि योर सेल्फ और योर सेल्फ्स में एक छोटा सा फ़र्क क्या है? दोनों सही हैं, ऐसा नहीं कि एक गलत है एक सही है, ये दोनों सही हैं, बस एक छोटा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि जब एक इंसान के लिए आप लगाएंगे तो आप योर सेल्फ लगाएंगे, और जब आप एक से ज़्यादा के लिए लगाएंगे तो आप योर सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी ऐसा प्रोनाउन जिसके बाद में सेल्फ्स या सेल्फ लगा हो तो उस प्रोनाउन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बात यह आती है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, किस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। देखिए, बहुत बेसिक चीज़ है, आप समझिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज़ होता है वो होता कब है? नॉर्मली क्या होता है, एक होता है हमारे पास सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम किक्ड शाम। यहां पे ये वर्ब है, हमारी मेन वर्ब है ना। और हमको कैसे पता चल रहा है कि मेन वर्ब है? हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऐसा वर्ड जो या तो डूइंग दिखाता हो या हैपनिंग दिखाता हो या स्टेट दिखाता हो, कोई भी ऐसा वर्ड जो इन तीनों चीज़ों में से एक भी कोई चीज़ दिखाता हो तो उस वर्ड को हम लोग मेन वर्ब बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? राम किक्ड शाम, राम ने शाम को किक किया यानी कोई काम किया गया है, यानी डूइंग के सेक्शन में ये वर्ब आ रही है, इसका मतलब क्या? ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये होगी हमारी मेन वर्ब। अब ये काम किया किसने? सर ये काम किया हमारे राम ने। वर्ब को करने वाला यानी एक्शन को करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो राम हो गया हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब इस वर्ब का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? कोई और है। ये हमारा ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट ने एक काम किया, उसका प्रभाव किसी और के ऊपर पड़ा, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऐसे केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। अगर आपकी वर्ब के पास एक ऑब्जेक्ट है, यानी अगर आपकी वर्ब का प्रभाव किसी दूसरे चीज़ के ऊपर पड़ रहा है, तो उस केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ साफ साफ, इफ ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है आपको? अगर सेंटेंस में वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है, यानी वर्ब का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? अब बात करते हैं कब करेंगे। ये तो हमने अभी बात की कि कब नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए जाने चाहिए, उनका नेचर क्या है। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बाय नेचर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह ही आते हैं, कभी भी सब्जेक्ट की जगह नहीं आएंगे। पहली बात तो ये हो गई कि भैया इनका नेचर कैसा है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर के प्रोनाउन है। अब बात करते हैं कि हम लोग कब इस्तेमाल किए जाने चाहिए। देखिए, ऐसे केस में जब आपका सब्जेक्ट, एक वर्ब है आपके पास, वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट सेम ही हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहां लिखा, मैं रिपीट कर रहा हूं,
कब इस्तेमाल करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का? जब हमारी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, एक ही हो, एक ही इंसान की बात कर रही हो, यानी सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया और उसका प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ना शुरू हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट खुद बने, उस केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। देखिए मैंने यहां लिखा आई हर्ट मी। इस सेंटेंस में ये तो होगी हमारी वर्ब, क्योंकि क्या दिखा रहा है, डूइंग दिखा रहा है, करना दिखा रहा है, हमने अभी 2 मिनट पहले देखा, तो ये होगी हमारी हर्ट, वर्ब हो गई। इस वर्ब को कर कौन रहा है, आई, मैं कर रहा हूं, और इस वर्ब को करने का प्रभाव भी किसके ऊपर पड़ रहा है, मेरे ऊपर पड़ रहा है। यानी इस सेंटेंस में क्या है कि आपका सब्जेक्ट और आपका ऑब्जेक्ट एक ही है, तो यानी इस केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर मुझे सही करना है तो मैं लिखूंगा आई हर्ट माई सेल्फ। आपने यहां 2 चीजें की नोट, मैं यहां एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है, कब यूज किया है, जब मेरी वर्ब का सब्जेक्ट और मेरी वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही इंसान है, ठीक है, तो उस केस में मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मैंने लगाया कहां है, ऑब्जेक्ट की जगह, जहां ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। बस समझ में आ रही है आपको? एग्जाम्पल और देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी है थोड़ा सा, आई हर्ट हिमसेल्फ। अब आप सोच के बताइए कि इस सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग देख रहे हैं, आप मुझे नीचे बताइए। जो लोग सही आंसर्स देंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके लिए कुछ किया जाए, ठीक है। आप थोड़े से रेस्पॉन्सिव रहिए, अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा अच्छा पढ़ाने का, ठीक है। चलिए, यहां आप लोग देख रहे हैं कि भैया ये तो हो गई हमारी वर्ब, क्योंकि क्या दिखा रही है, करना दिखा रही है, डूइंग दिखा रही है, तो ये तो होगी हमारी मेन वर्ब। इस मेन वर्ब को करने वाला आदमी कौन है, आई, और इस वर्ब का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, किसी और के ऊपर, हिमसेल्फ, यानी कोई और की बात हमारी यहाँ चल रही है। यानी जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है एक ही यहाँ नहीं है। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही नहीं है तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब मुझे यहाँ से सेल्फ को हटाना पड़ेगा, और उसको सही करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सिर्फ आई हर्ट हिम। हिमसेल्फ नहीं, खाली हिम लिखिए आप, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ आप लिख के काम चलाइए। तो रिफ्लेक्स, मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ सारा का सारा कि भैया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब इस्तेमाल करना है, जब आपके वर्ब का सब्जेक्ट और आपके वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही हो, एक ही इंसान की बात हो, तो ऑब्जेक्ट की जगह आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कीजिए। मी की जगह माई सेल्फ। हमने अभी पढ़ा कि ऐसा कोई भी प्रोनाउन जिसके बाद में सेल्फ लगाओ वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब कब यूज नहीं करना है, जब आपकी वर्ब के पास सब्जेक्ट अलग हो और आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट अलग हो, तो उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? यानी अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है वर्ब के पास, सब्जेक्ट के अलावा कोई और, तो उस केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगली स्लाइड हम लोग देखते हैं। यू एंजॉयड यू, ये हो गई आपकी मेन वर्ब, एक्शन वर्ब है ये, है ना। कुछ करना दिखा रहा है, डूइंग दिखा रहा है, तो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। हमने अभी पढ़ा ना कि भाई कोई भी वर्ड अगर डूइंग को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी वर्ड अगर हैपनिंग को रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी वर्ड अगर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो उस वर्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेन वर्ब, उस वर्ड को हम लोग बोल सकते हैं। पढ़ा था हम लोगों ने अभी। तो यहाँ पे एंजॉयड करना, किसी ने एंजॉय किया, तो ये भी क्या दिखा रहा है, डूइंग दिखा रहा है, करना दिखा रहा है। इसका मतलब ये क्या, मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट कौन है तुम्हारा, यू। आपने एंजॉय किया, और इस एंजॉय करने का प्रभाव भी किसके ऊपर पड़ रहा है, आप ही के ऊपर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आप ही बन रहे हैं। तो अगर वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही हो, तो उस केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गई बात आपको, है ना। ये देखिए, चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यू हर्ट हिमसेल्फ। अगेन भैया ये हो गई हमारी वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, यू, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई और है। यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही नहीं है, दो अलग अलग चीजें, सब्जेक्ट कोई और ऑब्जेक्ट कोई और। ऐसे केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते। तो हिम सेल्फ में से आपको सेल्फ हटाना पड़ेगा, और सही सेंटेंस होगा आपका यू हर्ट हिम। आई होप ये बात समझ में आ रही है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, माई सेल्फ इज सौरभ कुमार। आप लोगों को मैंने अभी बताया कि भैया जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, यानी ऐसे प्रोनाउन जिनमें सेल्फ लगा हुआ होता है,
वो ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। पहली स्लाइड में आप रिवाइंड करके देखिए, ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, इसका मतलब सब्जेक्ट की जगह कभी नहीं आते। तो यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल बिल्कुल गलत किया गया है। आप बोलिए दिस इज सौरभ कुमार या इट इज सौरभ कुमार, या ज़्यादा सिंपल क्या रहता है, आई एम सौरभ कुमार। बस समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से कभी भी आप इंट्रोडक्शन अपना नहीं देंगे, माई सेल्फ सौरभ, माई सेल्फ अभिषेक, माई सेल्फ दीपक, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप लोग कभी नहीं देंगे, क्योंकि माई सेल्फ आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है सर, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को आप लोग सब्जेक्ट की जगह नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगला क्वेश्चन, अवेल योर सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी, या बेसिकली मैंने यहाँ सही बोल दिया, अवेल यू एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स। देखिए ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, मैं बस उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानकारी होगी। अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर भी एक वीडियो बना पाएँ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस जो ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे गो, गेट आउट, जैसे ब्रिंग मी अ बुक, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब ये भी क्या एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको कोई एडवाइस कर रहा है या कोई ऑर्डर दे रहा है, अवेल यू, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस का वैसे तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, लिखा हुआ कोई अपरेंट सब्जेक्ट लिखा हुआ होता नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आप हमेशा मान के चलेंगे कि उसका सब्जेक्ट क्या है, यू। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमेशा यू ही होता है। गेट आउट यानी यू गेट आउट, ब्रिंग मी अ बुक यानी यू ब्रिंग मी अ बुक। तो ऐसे सेंटेंसेस का ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। तो ये भी क्या एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आप मान के चलिए कि इसका सब्जेक्ट कौन है, यू है। अगर इसका सब्जेक्ट यू है तो ये होगी हमारी वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यू है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी यू है। और आपको पता है कि ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी आप क्या लिखेंगे यहाँ, अवेल यू अवेल योर सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स, ठीक है। और अगर आप यू को प्लूरल मान रहे हैं तो आप यहाँ योर सेल्फ की जगह क्या लिखेंगे, योर सेल्फ लिखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डू नॉट ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फेलियर। चलिए देखिए ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसका कोई सब्जेक्ट आपको दिया गया नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया है। अब हम लोगों ने अभी देखा कि जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं या जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिकली कंसिडर करके चलेंगे कि उसका सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। अब डू नॉट तो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ब्लेम हो गई हमारी मेन वर्ब। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला कि भैया ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब का तो आप लोगों ने पता कर ही लिया होगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा है। कोई भी वर्ड जो डूइंग, हैपनिंग और स्टेट को दिखाता होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। अब ब्लेम करना ये क्या है, डूइंग के सेक्शन में आ रहा है ना। अब चूंकि डूइंग के सेक्शन में आ रहा है तो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए जो वर्ब आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, यू। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिमसेल्फ। यू डोंट ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फेलियर। अब आपको पता है कि अगर वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ से मुझे सेल्फ को हटाना पड़ेगा और मुझे लिखना पड़ेगा यू डू नॉट ब्लेम हिम फॉर हिज फेलियर। यू तो हम लोगों ने यहाँ कंसिडर किया है, तो सेंटेंस सही क्या होगा, डोंट ब्लेम हिम फॉर हिज फेलियर। बस समझ में आ गई आपको। हम लोगों ने देखा कि भैया सब्जेक्ट जो है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि भाई यू होगा, तो सब्जेक्ट और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो एक जैसा नहीं है। अब एक जैसा अगर एक ही नहीं है, अगर एक ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ तभी करते हैं जब आपका सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही हो। अगला क्वेश्चन, दे एंजॉयड इन द पार्टी। बहुत बढ़िया। देखिए भैया ये हमारी वर्ब है, इस वर्ब को किया किसने, दे ने। इस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट है नहीं फिलहाल अभी, लेकिन ये वर्ब जो है, देखिए दो तरह की वर्ब होती है सर। एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव और एक वर्ब होती है इंट्रांजिटिव। हम लोगों का वोकैब का एक सेशन चल रहा है सर, रोज़ शाम को 7 बजे। तो आप रोज़ शाम को 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए
और उस पर हम लोग वोकैब यानी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, एडजेक्टिव है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचाना जाता है हम लोग वहाँ वर्क कर रहे हैं। आप लोग रोज शाम को 7 बजे वहाँ आइए। चलिए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी होती है कि उनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए भैया, बिना ऑब्जेक्ट के वो कंप्लीट सेंस नहीं देती। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं कि उनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, वो बिना किसी ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट सेंस देती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा, राम एट, राम ने खाया। ये वर्ब है, डूइंग के सेक्शन में आ रही है, मेन वर्ब है। इसको किया किसने? राम ने किया, यानी राम क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपको इस वर्ब को ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा अगर इस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस बनाना है। आप खाली छोड़ नहीं सकते इसको, आपको बताना पड़ेगा राम एट व्हाट, क्या खाया भाई राम ने? राम एट अ बन, एक बन खाया राम ने। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने यहाँ बोला राम स्लेप्ट, राम ने कुछ किया ना, राम सो गया, यानी ये क्या हमारी मेन वर्ब डूइंग के सेक्शन में आ रही है। इस वर्ब को किया किसने? राम ने, यानी ये हो गया आपका सब्जेक्ट। लेकिन ये जो वर्ब है ये बिना किसी ऑब्जेक्ट के कंप्लीट सेंस अपना बना रही है। इसका मतलब ये किसी वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब, इस वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये होगी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। जब इतनी बात आपने समझ ली, तो जैसे ही मैं यहाँ ये कहता हूँ कि जो हमारी एंजॉयड वर्ब है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। यानी आपको पता चल गया कि इसका ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होना ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब मुझे कैसे पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है? आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया इन द पार्टी ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल सर, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब क्योंकि हम लोग एडवर्ब पढ़ नहीं रहे हैं तो मैं तुमको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस मैं आपको यहाँ कुछ 1-2 ट्रिक बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट पहचानने की है या नहीं है और एडवर्ब पहचानने की। देखिए, वर्ब पढ़ के अपने आप से सवाल कीजिए व्हाट या whom, उसके जवाब में अगर कुछ आता है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। वर्ब पढ़ के अपने आप से सवाल कीजिए वेयर, हाउ, व्हेन, अगर इनके जवाब में कुछ आता है तो वो एडवर्ब्स हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है? वो एडवर्ब्स हैं। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। व्हाट या whom के जवाब में कुछ आएगा, वर्ब पढ़ के, जैसे मैंने बोला राम एंजॉयड व्हाट, कोई जवाब आ रहा है? नहीं। राम एंजॉयड whom, कोई जवाब आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। राम एंजॉयड वेयर, अब आ रहा है जवाब, राम एंजॉयड वेयर? इन द पार्टी। राम ने एंजॉय किया कहाँ? पार्टी में, तो अभी आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये एडवर्ब है, ना कि ऑब्जेक्ट। अब दिक्कत ये हो गई कि हमारे पास जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, यानी वो तो बिना ऑब्जेक्ट के काम करेगी नहीं। अब ऑब्जेक्ट के बिना काम करेगी नहीं तो उसको ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा। तो ऐसा मान लीजिए कि ये तो हो गई आपकी वर्ब, ये हो गया इस वर्ब का सब्जेक्ट। इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है और एक ट्रांजिटिव ये वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा। कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका ऑब्जेक्ट आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बना दीजिए, देम सेल्फ्स, दे एंजॉयड देम सेल्फ। अब आपने क्या किया? इस वर्ब का सब्जेक्ट और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ को बना दिया और उसके लिए आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ यूज़ कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दे एंजॉयड, ये मेन वर्ब हो गई, फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि ये मेन वर्ब क्यों है। किया किसने? देने किया, सब्जेक्ट हो गया। चलो, दे एंजॉयड व्हाट, हमने अभी पढ़ा व्हाट या whom के जवाब में आप वर्ब पढ़िए और वर्ब पढ़ने के बाद अपने आपसे सवाल कीजिए व्हाट या whom, उसके जवाब में कुछ आता है तो वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा। तो दे एंजॉयड व्हाट, दे एंजॉयड द पार्टी, तो यानी इसका मतलब व्हाट के जवाब में कुछ आ रहा है ना, दे एंजॉयड व्हाट, द पार्टी, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अब इस वर्ब के पास सब्जेक्ट है और इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही नहीं है, इसका मतलब हमको यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए, हमारी ये अगली स्लाइड है, इसमें कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं यहाँ आपके सामने और ये जो वर्ब्स हैं ये सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इसका मतलब क्या है कि ये बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपना कंप्लीट सेंस नहीं बना सकती, ये बिना किसी ऑब्जेक्ट के लिखी नहीं जा सकती। अगर मान लीजिए वर्ब्स लिखी हुई हैं, कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब अगर लिखी हुई है और सेंटेंस में उसको ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं किया गया तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब ये वर्ब्स अगर कहीं हैं
और इन वर्ब्स का सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है जो कि सब्जेक्ट के अलग कुछ है, उस केस में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप इस्तेमाल वहां नहीं करेंगे। याद रहेगा भाई, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये तो है ही है ट्रांजिटिव्स, इनके अलावा भी कोई और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब लिखी जा नहीं सकती। अब अगर ऑब्जेक्ट है और अगर वो सब्जेक्ट के अलावा कुछ और है, तो उस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया है, फिर हम लोग क्या करें भाई? ऑब्जेक्ट अगर नहीं है ऐसी वर्ब के पास तो गलत तो वो है ही, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट के बिना काम नहीं करती, तो ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा। उस केस में अगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आप क्या कीजिए? ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे आप, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसा कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो लोग बच्चों को ना रटा देते हैं कि भैया ये वर्ब्स जो है आप याद कर लीजिए, इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है ज़रूरी नहीं है, बात खत्म। आएगा कब आएगा? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट वहां मौजूद नहीं है, उस केस में ऑब्जेक्ट की जगह भरने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग वहां यूज करते हैं। एक एग्जांपल इसका आप देख लीजिए और फिर बस हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। राम इंट्रोड्यूस्ड सीता। ये वर्ब है। अभी जो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी बिना किसी ऑब्जेक्ट के अपना कंप्लीट सेंस नहीं देगी। अगर मैं यहां से सीता हटा दूं तो खाली रह जाएगा राम इंट्रोड्यूस। आपको बताना पड़ेगा भैया राम इंट्रोड्यूस क्या, इनकम्प्लीट सेंटेंस आपको बताना पड़ेगा भाई राम ने इंट्रोडक्शन दिया, किसका दिया, बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए बिना ऑब्जेक्ट के आप इसको कंप्लीट सेंस ये कन्वे नहीं करेगा। बिना ऑब्जेक्ट के आप इस सेंटेंस को नहीं लिख सकते, बिना ऑब्जेक्ट के आप इस वर्ब को यूज़ नहीं कर सकते। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ इस वर्ब के पास सब्जेक्ट भी है और इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट भी है और दोनों अलग अलग हैं, इस केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए मैं इस सेंटेंस को इतना ही लिख दूँ, मैं इस सेंटेंस को खाली इतना लिख दूँ, राम इंट्रोड्यूस्ड, बस। जैसे मैंने सेंटेंस इतना लिखा तो ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब, ऑब्जेक्ट इसके पास है ही नहीं, बिना ऑब्जेक्ट के काम कर नहीं सकती क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। आपको बताना पड़ेगा भैया राम ने इंट्रोड्यूस किया, किसको किया या क्या किया इंट्रोड्यूस। उस केस में आप क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट की जगह भरने के लिए आप क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रिलेशन में ही कुछ आएगा, यानी राम इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। अब ये सेंटेंस सही हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब थी उसको ऑब्जेक्ट मिल गया, किसके रूप में? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। चलिए धन्यवाद, आई विश यू गुड लक, आई विल सी यू सून। Dehradun Defense Academy, where excellence is the only aim.